प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता पाठ के 14वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने जहां सादगीपूर्ण जीवन को मानव की उन्नति का कारण बताया है, वहीं विलासिता को उसके पतन का हेतु भी सिद्ध किया है। गद्यांश देखें। न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूँ, न रोजा ही रखता हूँ, न संध्या ही करता हूँ, न कोई देव पूजा ही करता हूँ, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है, तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। गिरजे, गिरजाघर, ईसाइयों का पूजा स्थल। नमाज, अल्लाह की पूजा के शब्द। रोजा, व्रत। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि यदि मैं किसी गिरजाघर में नहीं जाता, किसी मंदिर में पूजा करने नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, व्रत नहीं रखता, संध्या वंदन नहीं करता, किसी देवता की पूजा नहीं करता, किसी गुरु का मुझे नाम नहीं याद है, किसी के सामने मैंने अपना सिर नहीं झुकाया है, तो इस बात से प्रयोजन ही क्या है और इससे हानि भी क्या है। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगत में गुजरता है। संगत माने साथ। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। लेखक कहता है कि मैं एक साधारण किसान हूँ, खेती का कार्य करता हूँ, अपने हल बैलों को प्रातः उठकर प्रणाम करता हूँ, अर्थात उन्हें तैयार करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। जंगल के पेड़ पौधों के साथ में मेरा दिन गुजरता है। आकाश में छाए हुए बादलों को देखकर मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, किंतु यदि कोई मुझे धोखा देता भी है तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होती। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है। कमली माने कंबल, काफ़ी माने पर्याप्त। कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है। निरोग माने रोग रहित। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाती है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। लेखक कहता है कि मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरे श्रम से मेरे खेत में अन्न उग रहा है। मेरे घर में अन्न का भंडार है। सोने के लिए मुझे एक बिस्तर की जरूरत है जो मेरे पास है। पहनने के लिए एक वस्त्र चाहिए, सिर ढकने के लिए एक टोपी चाहिए, वह सब मेरे पास है। मेरे हाथ पांव बलवान हैं, मैं रोग रहित हूँ, मुझे भूख खूब लगती है। मैं मोटे अनाज खाकर भी संतुष्ट रहता हूँ। मेरे बच्चों के लिए यह भोजन पर्याप्त हो जाता है। अगर किसान की इस सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं है जो धर्म संप्रदायों की चिकनी चुपड़ी लोक लुभावन बातों में है, तो आखिर किस में है। अर्थात धर्म संप्रदाय द्वारा जो लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, दीक्षा देकर अपने संघ में जो शामिल किया जाता है, उससे कहीं अधिक सादगी, सच्चाई और जीवन की मिठास किसी किसान की कुटिया में मिल सकता है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार के लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के सभ्य उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा न कोई उसे जगा सका। अति किसी चीज की अधिकता। लेखक कहता है कि रोम के निवासी बहुत परिश्रमी थे, बड़े बहादुर थे
और अपने देश की उन्नति के लिए रात दिन प्रयत्न करते रहते थे। जंगल, पहाड़, झरने सभी को उन्होंने एक कर दिया था और ऐसे जीवन से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था। आवश्यकता पड़ने पर वे घोड़े की पीठ पर ही सो लेते थे। उनका पूरा दिन घोड़े की पीठ पर ही व्यतीत हो जाता था। किंतु जब संपन्नता आई, साहित्य, संगीत और कला की अधिकता हुई, तो वही रोमवासी आलस्य में पड़ गए। उनमें आलस्य की ऐसी प्रवृत्ति पनपी कि वे संगीत, साहित्य और कला में इतना डूब गए कि उन्होंने घोड़े की पीठ को त्याग दिया। जंगलों तथा पहाड़ों के स्वच्छ वायु में कठोर जीवन बिताने का जो उनका ढंग था उसे छोड़ दिया और वहीं से उनका पतन भी प्रारंभ हो गया। वे विषय भोग में ऐसे डूबे कि आज तक उससे मुक्त न हो सके। एंग्लो सैक्सन जात जो उच्च पद प्राप्त किया, उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जात के उन्नत लड़ने, भिड़ने, मरने, मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लेखक कहता है एंग्लो सैक्सन जो अंग्रेज जाति है, उसने जो संसार में उच्चता प्राप्त की है, सर्वोच्च पद प्राप्त किया है, वह समुद्र, जंगल, पर्वत जैसे कठिन जीवन से संबंध रखने के ही कारण प्राप्त किया है। कोई भी जात तभी उन्नत कर सकती है जब वह लड़ने, मरने, मारने, लूटने या लूटे जाने के भय से कोई कार्य नहीं छोड़ती, शिकार करने या शिकार होने वाले जीवन से भयभीत नहीं होती। जो इन क्रियाओं में लगी रहती है, संलग्न रहती है, वही उन्नत करती है और अंग्रेजों के उन्नत का यही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जात की उन्नत करता है, ठीक है, परंतु यह धर्मकांकुर जो जात को उन्नत करता है, इस असभ्य, कमीने, पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। लेखक कहता है कि लोग कहते हैं कि धर्म से जात की उन्नति होती है, यह बात ठीक है, किंतु धर्म का अंकुर जात को तभी उन्नत करेगा जब वह सुंदर और अच्छे विचारों पर चलेगी। असभ्य और पापमय जीवन जीने वाले लोगों के उन्नति को धर्म भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर ज्वाला, भीतर की ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। लेखक कह रहा है कि मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर पूजा करना, मोमबत्ती जलाना, घंटियां बजाना, इन कार्यों को करके यूरोप के लोग आज विकास की ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचे। जो उन्होंने विकास के शिखर को छू लिया है, वह उनके कठोर जीवन का परिणाम है कि देश देशांतर में ढूंढते फिरे और जहां से भी उनके हृदय की ज्वाला शांत हुई, वह कार्य उन्होंने किया। उन्होंने लड़ने, मारने या लूटने से परहेज नहीं किया। इसका परिणाम रहा कि समुद्र के विशाल जलराशि पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। बड़े बड़े पर्वतों को फांद कर, माने लांघ कर, वे उस महानता की ओर पहुंचे जिसे हम विकास का सर्वोत्तम बिंदु कह सकते हैं। रॉबिनहुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिनहुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। लेखक कहता है कि रॉबिनहुड ने जो एक उदाहरण रखा, लोगों को कठिन जीवन जीने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए जो उदाहरण रखा, उसी की देन है कि नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज तैयार हुए, जिन्होंने पूरे संसार को रौंद कर रख दिया।
लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। लेखक कहता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां सामने उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों ने बीते हुए समय में वह परिस्थिति पैदा की कि आज हम यहाँ तक आए। और आज जो ये गोला बारूद आप देख रहे हैं, युद्ध के जो साजो सामान आप देख रहे हैं, इनसे भविष्य में इससे भी एक ऊंची सभ्यता का, उत्कृष्ट सभ्यता का जन्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार के लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के सभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा न कोई उसे जगा सका। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि परिश्रमी और बहादुर रोमवासी जो देश को ही अपना सब कुछ मानते थे, उनका जीवन घोड़े की पीठ पर बैठे ही बैठे व्यतीत होता था। जब उनमें आलस की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, वे संगीत, साहित्य और कला में डूब गए, तब उन्होंने घोड़े के पीठ को त्याग दिया। जंगलों तथा पहाड़ों के स्वच्छ वायु में कठोर जीवन व्यतीत करने वाले रोमवासियों का मन भोग विलास में ऐसा डूबा कि उनका पतन आरंभ हो गया। आलस में सोया हुआ रोम न तो स्वयं जाग सका और न ही कोई उसे जगा सका, अर्थात वे आज तक आलस्य से मुक्त न हो सके। परिणाम स्वरूप वे उन्नत के शिखर पर पहुंचने में पीछे रह गए। तीसरा प्रश्न, रोम को घोड़े की पीठ से उतारकर मखमल के गद्दों पर किसने लिटा दिया? उत्तर, रोम को घोड़े की पीठ से उतारकर मखमल के गद्दों पर साहित्य, संगीत और कला की अति ने लिटा दिया। चौथा प्रश्न, रोम के नरम तकियों और बिस्तरों पर सोने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, रोम के नरम तकियों और बिस्तरों पर सोने का तात्पर्य वहां के निवासियों का आलस्य में पड़कर भोग विलासपूर्ण जीवन जीने से है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, उत्तर लिखते समय आप हेडिंग डाल के लिखें, मुहावरा आगे डैश करके लिख दें, छाती पर मूंग दलना। अर्थ, समीप रहकर भी कष्ट पहुंचाना। फिर हेडिंग डाल दें, वाक्य प्रयोग, और उसमें लिखें कि मकान मालिक के निर्देश पर भी किराएदार ने न तो किराया बढ़ाया और न ही मकान खाली किया, वह उसी मकान में रहकर मकान मालिक के छाती पर मूंग दल रहा है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।